वाराणसी के संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। उनका स्वागत मंगलाचरण के साथ किया गया, जिसमें कुलपति डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा ने उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, गरीब और वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन संस्कृत छात्रों के लिए इसकी व्यवस्था क्यों नहीं थी। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि पहले केवल 300 छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी, जो अधिकांश छात्रों को पता ही नहीं थी। 25 करोड़ की आबादी में इतनी कम संख्या के लिए यह योजना बहुत ही कम है। सीएम ने बताया कि संस्कृत परिषद को मान्यता दिलाने में कई बाधाएं थी। 2017 में हमारी सरकार आई, तब हमने संस्कृत परिषद को मान्यता दिलाई। अब संस्कृत में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। पहले स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, फिर उसमें आयु सीमा जोड़ दी गई। हमने तय किया है कि हर छात्र को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि दिवाली से पहले यानी कल 28 अक्टूबर को 69,195 छात्रों के खातों में स्कॉलरशिप राशि पहुंच जाएगी। जब बैंक खुलेंगे, यह योजना संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टीवी एक्ट्रेस श्रीजीता डे और उनके पति माइकल ब्लोहम 10 नवंबर को गोवा में एक पारंपरिक बंगाली शादी करने जा रहे हैं। यह शादी उनके जर्मन रीति रिवाज से हुई। शादी 1.5 साल बाद हो रही है। शादी की तैयारियों और उत्साह के बारे में श्रीजीता ने अपनी बातें साझा की। श्रीजीता ने बताया कि गोवा में बंगाली रीति रिवाज से शादी करने का ख्याल उनकी पहली शादी के समय ही आया था। उन्होंने कहा, हमने शुरुआत में ही तय कर लिया था कि हम दोनों संस्कृतियों का सम्मान करेंगे। हमें फ्यूजन नहीं करना है, इस बारे में हम बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने अपनी पसंद को साझा करते हुए कहा, मुझे जर्मन ट्रेडिशन और कल्चर पसंद है, लेकिन बंगाली तरीके से दुल्हन बनने का तरीका मुझे बेहद प्यारा लगता है। बचपन से मेरे मन में यह सपना था कि मैं उस मुकुट को पहनूं। इसलिए माइकल ने कहा कि चलो हम दोनों संस्कृतियों का अनुभव करें। शादी के लिए गोवा को चुनने का कारण बताते हुए श्रीजीता ने कहा, हमें गोवा बहुत पसंद है। लॉकडाउन के दौरान हम वहीं फंसे हुए थे और तब से यह जगह हमारे लिए खास बन गई है। हमने वहां 7 महीने बिताए और वह अनुभव हमारे लिए अनमोल था। हर साल हम गोवा जाते हैं, इसलिए यह जगह हमारे लिए खास है। अब सभी परिवार के सदस्य इस शादी में शामिल होने के लिए आ रही हैं और माइकल का परिवार कनाडा से और दोस्त जर्मनी से आ रही हैं। इसलिए इस साल नवंबर में उनकी शादी तय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 115वें एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने बताया कि जब किसी संदिग्ध कॉल का सामना करें तो 3 सरल कदम अपनाएं। रुको, सोचो और एक्शन लो। उन्होंने कहा, पहला कदम है रुकें, घबराएं नहीं, शांत रहें और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें और कॉल की स्क्रीनशॉट लें या रिकॉर्डिंग करें। दूसरा चरण सोचो है। मोदी ने बताया कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर धमकी नहीं देती या वीडियो कॉल के माध्यम से पूछताछ नहीं करती। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद एक्शन लो का पालन करें और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि पिछले महीने इस कार्यक्रम के 10 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर उनकी मन की बात पर आधारित एक किताब मोदी संवाद का विमोचन किया गया। उन्होंने एनिमेशन और वर्चुअल टूरिज्म के बढ़ते क्षेत्र पर भी चर्चा की, जिसमें युवाओं से अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि आज का एनिमेशन सेक्टर अन्य उद्योगों को भी शक्ति दे रहा है। वर्चुअल टूरिज्म के माध्यम से लोग अजंता की गुफाओं और कोणार्क मंदिर के कॉरिडोर का अनुभव ले सकते हैं। देश के प्रदूषण के मामले में गाजियाबाद सबसे आगे है, जहां की एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की रविवार सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 376 दर्ज किया गया है, जो देश में सबसे अधिक है। दिल्ली का AQI 356 और ग्रेटर नोएडा का AQI 351 है, जिससे यह तीनों शहरों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि दिवाली के निकट आने के साथ आसमान में धुंध और बढ़ेगी। लोनी क्षेत्र की स्थिति सबसे गंभीर है, जहां AQI 410 रिकॉर्ड किया गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। यह क्षेत्र दिल्ली के निकट स्थित है और यहाँ औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों की संख्या अधिक है।
इसके अलावा इंदिरापुरम का AQI 394, संजय नगर का AQI 369 और वसुंधरा का AQI 336 पाया गया है। इन आंकड़ों के साथ गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए यह एक चेतावनी है कि उन्हें वायु प्रदूषण से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। रविवार सुबह मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर एक गंभीर हादसा हुआ जिसमें 9 यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना सुबह करीब 6 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई, जब गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन आई। यात्रियों के बीच चढ़ने की होड़ मच गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घायलों की पहचान शाबिर रहमान 40, परमेश्वर गुप्ता 28, रविंदर हरिहर 30, राम सेवक प्रजापति 29, संजय तिलकराम कांगे 27, दिव्यांशु यादव 18, शरीफ शेख 25, इंद्रजीत सहनी 19 और नूर मोहम्मद 18 के रूप में हुई है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विद्या बालन ने हाल ही में मुंबई में आयोजित एक इवेंट में अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 के गाने आमी जे तोमर के नए वर्जन पर लाइव परफॉर्म किया। इस इवेंट में उनके साथ माधुरी दीक्षित और कार्तिक आर्यन भी मौजूद थे। परफॉर्मेंस के दौरान विद्या का पांव साड़ी में फंस गया और वह स्टेज पर गिर गयी, लेकिन एक्ट्रेस ने इस मूवमेंट को खूबसूरती से संभालते हुए डांस स्टेप में बदल दिया, जिससे दर्शकों को कोई एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ था। इस आयोजन के बाद विद्या ने बताया कि माधुरी के साथ काम करना उनके लिए एक सम्मान की बात है। उन्होंने मजेदार अंदाज में कहा कि उनकी बहन ने उन्हें याद दिलाया था कि वह कभी माधुरी जैसा बनना चाहती थी और अब वह उनके साथ डांस कर रही हैं। विद्या ने कहा, आज मैं स्टेज पर गिर गई, लेकिन मैंने फिर भी परफॉर्म किया क्योंकि मैंने माधुरी जी पर भरोसा रखा। इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं बटोरी हैं, जहां कुछ लोगों ने विद्या की तारीफ की, वहीं कुछ ने इसे पब्लिसिटी स्टंट भी करार दिया। एक यूजर ने लिखा, जो गिरते ही संभल जाए उसे विद्या बालन कहते हैं, जबकि दूसरे ने लिखा, विद्या ने जिस अंदाज में उस मोमेंट को संभाला वो अद्भुत था। रवीना टंडन ने अपने 50वें जन्मदिन पर एक इंटरव्यू में कई अनसुनी बातें साझा की। 26 अक्टूबर 1974 को जन्मी रवीना के करियर में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। रवीना की खूबसूरती की काफी चर्चा रही, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी उनकी सुंदरता के कायल थे। लेकिन रवीना का सपना कभी फिल्म इंडस्ट्री में आने का नहीं था। वह IPS ऑफिसर बनना चाहती थी और देश की पहली महिला IPS किरण बेदी की बड़ी फैन थी। 1991 में सलमान खान की अपोजिट पत्थर के फूल फिल्म का ऑफर मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। प्रोड्यूसर GP सिप्पी ने रवीना के पिता को फोन किया और अचानक वह 90 दशक की सबसे बड़ी हीरोइन में शुमार हो गयी। रवीना ने बताया कि आप यकीन नहीं करेंगे, बचपन में मैं बहुत मोटी थी। मैं स्कूल में बालों में तेल लगाकर 2 चोटी बनाकर आती थी। किसी को नहीं लगा था कि मैं कभी एक्ट्रेस बन पाऊंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मन हमेशा डायरेक्शन में था, न कि एक्टिंग में। उन्होंने आगे कहा, जब मैं 8वीं में थी मैंने अपने पिता को एक फिल्म के लिए असिस्ट किया। 10वीं के बाद मैंने प्रहलाद कक्कड़ के अंडर इंटर्नशिप की, जहां मैंने एड फिल्म मेकिंग, प्री और पोस्ट प्रोडक्शन जैसी चीजें सीखी। रवीना ने शूटिंग के दौरान जानलेवा बीमारी का सामना किया, कभी किसिंग सीन नहीं फिल्माया और छोटे कपड़े पहनने से मना किया। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार को याद करते हुए भावुकता से कहा कि उनका संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में 25वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इस खेल के लिए अनेक संभावनाएं हैं और खेल में प्रशिक्षक के रूप में भी उनकी भूमिका अहम है। योगी ने कहा, हमने वाटर स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स रामगढ़ ताल के पास बनाया है, जहां रोइंग चैंपियनशिप के लिए स्पेस उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुबह उन्होंने कई खिलाड़ियों से बात की जो विभिन्न राज्यों से आए थे और मंदिर परिसर में उपस्थित थे। यह चैंपियनशिप गोरखपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल रामगढ़ ताल में आयोजित की गई, जिसने न केवल खिलाड़ियों और उनके परिजनों के लिए एक आकर्षक का केंद्र बनाया, बल्कि गोरखपुर के पर्यटन को भी नई पहचान दी है। इस आयोजन ने गोरखपुर
गोरखपुर को खेल पर्यटन के नक्शे पर और मजबूत किया है, जो भविष्य में यहाँ के विकास को कई दिशा प्रदान करेगा। रामगढ़ ताल अब राष्ट्रीय स्पोर्ट्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। भविष्य में इस तरह के आयोजनों से गोरखपुर में खेलों का माहौल और भी जीवंत होगा, जिससे यह शहर अन्य खेलों के लिए भी एक आदर्श स्थल बन सकता है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह दिल्ली के एक सैलून में शेविंग करवाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, कुछ नहीं बचता है, जो आज के भारत के मेहनतकश गरीब और मध्य वर्ग की सच्चाई को बयां करता है। सैलून के मालिक अजीत ने राहुल से अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह दिन भर काम करते हैं ताकि अंत में कुछ पैसे बचा सके। अजीत ने यह भी साझा किया कि राहुल से अपनी कहानी सुनाने के बाद उन्हें काफी खुशी और संतोष मिला। अजीत ने कहा, हमने कभी सोचा था कि हमारा भविष्य अच्छा होगा, लेकिन हम यहीं रह गए हैं। हम दिव्यांग हैं और हमारी जिंदगी ऐसे ही चल रही है। बच्चों का भविष्य अधर में है। आपके राज में हम बहुत खुश थे। कांग्रेस के समय हमें सुकून था। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा, नाई से लेकर मोची, कुम्हार से लेकर बेड़ई तक, घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई ने मेहनत करने वालों से उनकी दुकान, मकान और स्वाभिमान तक की अरमान छीन लिए हैं। हमें आधुनिक उपायों और नई योजनाओं की आवश्यकता है, जो आमदनी बढ़ाए और बचत लौटाए। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहां हुनर को हक मिले और मेहनत का हर कदम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाए। प्रतापगढ़ में शंकराचार्य स्वामी निश्लानंद सरस्वती ने विवादित बयान देते हुए कहा, मुझसे जो भी भिड़ता है वह चकनाचूर हो जाता है। अब मोदी और योगी भी मुझसे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार एक आतंकवादी को शंकराचार्य के रूप में देश विदेश में भ्रमण करा रही है, जिससे उन्होंने देशद्रोह करार दिया। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए स्वामी निश्लानंद ने कहा कि अगर मैं किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, तो योगी जी को यह अधिकार किसने दिया? तो वह एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना दे। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि वे आतंकवादी से किसे तात्पर्य दे रही हैं, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुरी पीठ के शंकराचार्य ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने श्रेय लेने की जल्दबाजी में राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी मूर्तियों को नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है, जो देश और समाज के लिए हानिकारक साबित हो सकती है।